बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर 17। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86 है, इफ द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर बाय 1 मिलीमीटर इज 2 जूल, द वर्क नेसेसरी फॉर स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ द सेम मटीरियल बट डबल द रेडियस एंड हाफ द लेंथ बाय 1 मिलीमीटर इज। देखें, आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। पहली कंडीशन पर वर्क डन की वैल्यूज दी गई है। वर्क डन स्टैंड्स फॉर स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखिएगा। स्ट्रेन एनर्जी वर्क डन ही होगी, किसके बराबर निकलेगा? हाफ इलास्टिक मॉडुलस एरिया एक्सटेंशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। देखिए, क्या एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सिलेंडर लिखना होगा तो मैंने एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर की वैल्यूज लगा दी। अब आपसे कहा गया सेम मटेरियल, तो अगर मटेरियल दो वायर्स का सेम है तो उसका इलास्टिक मॉडुलस भी क्या होगा? सेम होगा। आपसे कहा गया दोनों को कितनी एक्सटेंशन तक एलोगेट किया गया? 1 मिलीमीटर तक। तो डेल्टा एल की वैल्यूज भी क्या होगी? सेम होगी। बाकी फैक्टर कांस्टेंट्स हैं। इसका मतलब है हमारे पास अब वेरिएबल कौन से रह गए? आर स्क्वायर और ये लेंथ। दिस मीन्स दैट ये वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ के। वर्क डन इन केस नंबर 1 डिवाइडेड बाय वर्क डन इन केस नंबर 2 किसके इक्वल निकलेगा? आर स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन था तो R1 ओवर R2 होल स्क्वायर। लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा L2 ओवर L1। अब कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिएगा। W1 किसके बराबर था? 2 जूल के। W2 आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। R2 की वैल्यूज दी गई है, डबल हो गई पहले से, तो ये 2R1 हो गई। तो डेट्स ये R1 से तो R1 कैंसिल हो गए, इस होल का स्क्वायर भी लेना है आप। L2 की वैल्यूज दी गई, ये पहली लेंथ से हाफ हो गई तो मैंने इसे L1 ओवर 2 लिख दिया और पहली लेंथ को हम L1 ही लिख रहे हैं तो ये इससे कैंसिल हो गई। अब देखिएगा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4, और ये 2 ऑलरेडी था तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके बराबर आ गए? 1/8 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 इधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा और W2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन पर वर्क डन कितना निकल आया? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू द 16 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 87 है, टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बाय डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 1:2 are stretched by the force F1 and F2 respectively to produce equal elongations. The ratio F1 over F2 is। अब आपने रेशियो कैलकुलेट करनी है फोर्सेस की। देखें, यंग्स मॉडुलस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्चुअली हमने रेशियो फोर्सेस की लेनी थी, तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी? एरिया और एक्सटेंशन इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये ओरिजिनल लेंथ इधर आकर डिवाइड हो गई। एरिया किसके इक्वल होता है? किसी भी वायर सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एक्चुअली हमें गिवन डायमीटर की रेशियोज थी तो आप रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर दें। आर किसके इक्वल होगा? D/2 के। तो अगर मैं यहां पर D/2 लिख लूं तो ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है पाई D²/4। तो डेट्स एरिया की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया पाई D²/4। अब देखिएगा फोर्स के वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं? दोनों वायर्स का मटेरियल सेम था तो वाई तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। पाई कांस्टेंट है, एक्सटेंशन कांस्टेंट थी, एरिया कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। इसका मतलब है वेरिएबल फैक्टर तो एक ही रहा, डेट इज द D²। अगर वेरिएबल फैक्टर D² है तो फोर्स और D² में कौन सा रिलेशन आ जाएगा? डेट इज डायरेक्ट। दिस मींस दैट F1 ओवर F2 किसके इक्वल आ गया? D1 ओवर D2 होल स्क्वायर के। क्या कंडीशन गिवन थी? हमारे पास जो डायमीटर की रेशियो है वो 1:2 है। तो दिस मींस दैट ये 1:2 और इसका स्क्वायर भी लेना होगा। तो फोर्सेस की रेशियो क्या निकल आएगी? 1:4। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अ जार A is filled with an ideal gas characterized by parameter P, V and T, and another jar B is filled with an ideal gas with parameters 2P, V/4 and 2T. The ratio of the number of molecules in jar A and B is। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान रेशियो कैलकुलेट करनी है। देखिए, आइडियल गैस लॉ, प्रेशर इनटू द वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? nRT के। n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, इसको लिखा जा सकता है n ओवर Na।
तो दिस मींस दैट अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, ये Na एवोगाड्रोस नंबर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और R ओवर T का फैक्टर डिवाइड हो गया। अब देखिएगा हमारे पास R और ये वैल्यूज कांस्टेंट है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ। दिस मींस दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर इनटू द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। दिस मींस दैट N1 ओवर N2 किसके बराबर आ जाएगा, P के साथ डायरेक्ट रिलेशन था तो P1 ओवर P2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन था तो V1 ओवर V2, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन था तो मल्टीप्लाई बाय T2 ओवर T1। अब कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन लगा दें। पहली कंडीशन में प्रेशर P था, दूसरी पर 2P था। पहली कंडीशन पर वॉल्यूम V था, दूसरी कंडीशन पर V/4 दिया गया। जार नंबर A का टेम्परेचर हमारे पास T था तो जार नंबर B का टेम्परेचर हमारे पास 2T दिया गया। कंडीशंस लगाने के बाद आप देखिएगा ये P से, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से कैंसल आउट हो जाएगा। ये 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये ऑलरेडी डाउनवर्ड मौजूद है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द जार नंबर A डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जार नंबर B की रेशो क्या निकल आएगी 4/1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, डेल्टा। 89 क्वेश्चन है जी हमारे पास। फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू द A and for oxygen gas Cp minus Cv is equal to the B. Cp and Cv being molar specific heats और P and V रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम्स को। द रिलेशन बिटवीन द A एंड B इज, देखें ये हमारे पास हाइड्रोजन का रिलेशन दे दिया गया और ये ऑक्सीजन के लिए रिलेशन लिखा हुआ है। आप सबको पता है दो मोलर स्पेसिफिक हीट्स का अगर आप डिफरेंस लें तो ये किसके बराबर आता है, R के, और R क्या है, R हमारे पास गैस कांस्टेंट है ना। तो दिस मींस दैट अगर ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यूज कांस्टेंट ही निकलेगी, इसका मतलब है A में भी आंसर यही निकलेगा और B की सूरत में भी आंसर यही निकलेगा। और अगर आंसर दोनों दफा बराबर आ रहा है तो A किसके इक्वल आ गया, B के, तो ये A और B का रिलेशन है, तो करेक्ट रिलेशन क्या हो गया, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 90। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 ऑंगस्ट्रॉम illuminates a pair of slits 1 millimeter apart. The separation of bright fringes in the interference pattern formed on a screen 2 meter away is. अब आपके पास कैलकुलेशन किसकी करनी है, फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा L बाय D। दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान आपने डिस्टेंस लेना था ना, यही हमारे पास फ्रिंज विड्थ होती है। अब लैम्डा की वैल्यूज लगा दीजिएगा। L 2 मीटर दिया गया था, L का मतलब क्या होगा, स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस। दो स्लिट्स के दरमियान फासला 1 मिलीमीटर दिया गया था तो वो भी लिख दिया हमने। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं, 10। ये देखें 1 2 3, ये 3 जीरो से ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 10 रेज़ की पावर +3 को। ये 10 रेज़ की पावर -10 और ये 10 रेज़ की पावर -3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10 रेज़ की पावर +3। दिस मींस दैट अब हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर निकलेगा 10 इंटू 10 रेज़ की पावर +3 +3 +6 हो गए। -10 से इसे माइनस कर दें तो ये -4 हो गया। आप इसे 10 रेज़ की पावर -3 मीटर भी लिख सकते हो, ये 10 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था साथ में, तो आप इसे 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो आंसर 1 मिलीमीटर होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो गई डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 91 है, द प्रोसेस इन विच ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कहलाता है, ऑब्वियसली दैट इज सेड टू बी द रेक्टिफिकेशन। तो हमारे पास इस वक्त करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी जी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 92, द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आपको मिनिमम कितने डायोड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो बुकिश इंफॉर्मेशन है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो हमें मिनिमम से मिनिमम डायोड्स चाहिए दैट इज 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, चार्ली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, अ मेटेलिक सर्कुलर रिंग is suspended by a string and is kept in a vertical plane. When a magnet is approaches toward the ring then it will. Lenz's law का सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके पास एक मेटेलिक रिंग है, इसे हैंग किया गया, ये एक बार मैग्नेट है जो इसकी साइड पर मूव कर रहा है, अप्रोच कर रहा है।
तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के करीब आ रहे हो, उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा हो, तो फेसिंग साइड्स के ऊपर सेम पोल्स बनते हैं। इसका मतलब है इसमें जो फ्लक्स का चेंज आएगा वो किस चीज को कॉज करेगा, ईएमएफ को, और वो लीड करेगा इंड्यूस करंट को। दैट्स व्हाई इंड्यूस करंट की वजह से ये भी फैंटम बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा। पोलैरिटी कैसे तय होगी, मैंने अभी बोला फेसिंग साइड पर सेम पोल्स बनेंगे। दैट्स व्हाई अब देखिएगा ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? ऑब्वियसली रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपने सस्पेंड किया हुआ था कॉइल, ये साइड पर मूव कर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, चार्ली, गेट डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट। तो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 94 क्वेश्चन है जी, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर देयर आर 200 turns in the primary and 300 turns in the secondary. If an AC source of voltage 220 volt is connected across the primary, the voltage across the secondary is. तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज करनी है ट्रांसफार्मर के लिए। NS ओवर NP किसके बराबर आ जाएगा, VS ओवर VP के। NS की वैल्यू सेकेंडरी टर्न्स की वैल्यूज गिवन है 300, प्राइमरी टर्न्स की वैल्यूज गिवन है 200, VS आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे, VP गिवन था 220। ये दो जीरो इससे कट गए, तो बेटा VS की वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी, ये 3/2 है और ये 220 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप इसे ऑपरेट करते हैं तो ये 110 निकलेगा। 110 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर 330 वोल्ट निकल आया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 95, वी कैन नॉट सी थ्रू द corners but can hear through the corners due to the fact that डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। हम देखते किस वजह से है, लाइट की वजह से, और हम सुनते किस वेव को है, साउंड वेव्स को। तो दैट्स व्हाई यहां पर डायफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी लग रही है। और डायफ्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जो भी वेव है उसकी वेवलेंथ जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए साइज ऑफ स्लिट से। मतलब या तो वो स्मॉलर हो या ऑलमोस्ट इक्वल हो साइज ऑफ स्लिट के। दिस मींस दैट जितनी किसी वेव की वेवलेंथ स्मॉलर होती जाएगी उतनी डायफ्रैक्शन होने के चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि अब वहां पर हमारे पास वेवलेंथ स्मॉलर होने का मतलब है जो स्लिट का साइज है वो भी स्मॉलर होगा तो डायफ्रैक्शन होगी। आप सबको पता है किसकी वेवलेंथ स्मॉलर होती है, लाइट की या साउंड की? तो लाइट की वेवलेंथ मच स्मॉलर है किससे, साउंड वेव से। तो डेट से हम साउंड को आसानी से डाइफ्रेक्ट कर सकते हैं, जबकि जो चीज साउंड के लिए स्लिट बन रही है वो लाइट के लिए स्लिट के तौर पर बिहेव नहीं कर सकती। दिस मींस दैट वजह ये बन रही है। तो चार्ली ऑप्शन ठीक है। चार्ली ऑप्शन कौन सी है जी हमारे पास, साउंड डाइफ्रेक्ट मोर देन लाइट। उसकी रीजन, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ लार्जर है, वेवलेंथ लार्जर होने की वजह से हमारे पास एक बड़ी स्लिट जिसका साइज ऑफ अपर्चर ज्यादा होगा वहां पर भी वो डाइफ्रैक्ट हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई चार्ली। 96 क्वेश्चन है जी हमारे पास, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज रिजिड कंटेनर इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 16। व्हाट हैपेंड टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखें क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के वो कहां पर रखे गए हैं, क्लोज रिजिड कंटेनर में। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू द 2/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिसे आप n0 से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ। और ये हमारे पास मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। देखिए अगर आप क्लोज रिजिड कंटेनर में रख रहे हैं तो ये फैक्टर तो सेम हो गया, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी कौन सी, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर ये 16 टाइम्स बढ़ चुकी होगी तो ऑब्वियसली ये भी कितने टाइम बढ़ चुका होगा, 16 टाइम्स ही। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। 97 क्वेश्चन है जी हमारे पास, द फोर्स इन न्यूटन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्टील वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन टू डबल ऑफ इट्स लेंथ इज। अगर आप किसी भी वायर को डबल ऑफ इट्स लेंथ तक एक्सटेंड कर दें तो याद रखिएगा उस वक्त स्ट्रेन की वैल्यूज क्या हो जाती है, वो 1 हो जाती है। देखिए ना स्ट्रेन किसके बराबर होता है, स्ट्रेन बराबर होता है एक्सटेंशन माइनस द ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। एक्सटेंशन कितनी आई, 2l तक, तो 2l माइनस l कितना बनेगा, l ही बनेगा। तो l बाय l किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। दिस मींस दैट इस कंडीशन पर
जो है स्ट्रेस की वैल्यूज वो किसके बराबर निकलेगी, वो बराबर निकलाएगी यंग्स मॉडुलस के। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, F/A के। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। y की वैल्यूज दी गई थी 2 × 10⁻11, एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जब आप सेंटी को 10⁻2 लेंगे, स्क्वायर भी लेना है तो ये 10⁻4 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 × 2 क्या हो गया 4, ये 10⁻+11 और ये 10⁻4, तो आंसर किसके बराबर निकल आएगा 10⁻+7 के। और ये आंसर हमारे पास न्यूटन में आ रहा है, तो डेट से आप इसे लिखेंगे क्या, न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा। बीटा ऑप्शन क्या है 4 × 10⁻7 न्यूटन। 98 क्वेश्चन है जी। बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम, अंडर दिस कंडीशन द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज। आपके पास बॉइलिंग वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट ऑफ द वाटर चेंज हो रही है लिक्विड से गैस, दैट्स व्हाई ये टेम्परेचर स्केल पर अपेयर नहीं होगा, लेटेंट हीट है। तो चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है Q/m डेल्टा T। समथिंग ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो डेट से आंसर क्या निकल आया, इनफाइनाइट। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 99। If yellow light emitted by sodium lamp in young double slit experiment is replaced by monochromatic blue light of the same intensity। आप अगर अपनी ऑप्शंस देख रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ के बारे में ऑप्शन पूछी गई। देखिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है λL/d। दिस मींस दैट फ्रिंज विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के। मतलब जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी किसी भी वेव की, उतनी फ्रिंज विड्थ क्या बनेगी, ज्यादा बड़ी बनेगी। ये हमारे पास व्हाइट लाइट में कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं। तो अब आप देखिएगा सबसे कम फ्रिंज विड्थ कब बनेगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम से कम होगी। अगर आप रेड से वॉयलेट की साइड पर मूव करें तो वेवलेंथ क्या कर रही होती है, रिड्यूस हो रही होती है। अब अपनी ऑप्शंस को देखिएगा, हमारे पास पहली ऑप्शन गिवन है जी फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीजेस, दूसरी ऑप्शन गिवन है फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीजेस, चार्ली ऑप्शन है फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनचेंज्ड, डेल्टा ऑप्शन है फ्रिंजेस विल बिकम्स लेस इंटेंस। इंटेंसिटी पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क फ्रिंज विड्थ पर पड़ेगा। किसको किसके साथ रिप्लेस किया था हमने, येलो कलर की लाइट को रिप्लेस कर दिया ब्लू कलर की लाइट से। अगर आप येलो कलर की लाइट को ब्लू कलर की लाइट से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है वेवलेंथ पहले से स्मॉलर हो गई होगी, और अगर वेवलेंथ पहले से स्मॉलर हो गई तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेट्स है कौन सी ऑप्शन ठीक है जी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 100। The north pole of a bar magnet is moved swiftly downward towards a closed coil and then second time it is raised upward slowly. The magnitude and the direction of the induced current in the two cases will be। देखें अगर आप इसे डाउनवर्ड लेकर आ रहे हैं तो लेंज़ेस लॉ का क्वेश्चन है, फ्लक्स का चेंज आ रहा होगा, फ्लक्स का चेंज ईएमएफ और ईएमएफ इंड्यूस करंट को लीड्स करेगा। लेंज़ेस लॉ का सिंपल सा क्वेश्चन है, बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के करीब आ रहे हो तो आमने सामने फेस पर कौन सा पोल बनेंगे, सेम पोल। तो डेट्स है इस कॉइल का यहां पर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, और इसकी डाउनवर्ड साइड पर कौन सा पोल बनेगा, साउथ। दूसरा पॉइंट बी किसी लॉ को अप्लाई किए बगैर देखा जा सकता है। अगर हमारी रेफरेंस साइड पर नॉर्थ पोल बन जाए तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन क्या निकलती है, करंट की डायरेक्शन निकलेगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इस बार मैग्नेट को अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो वंस अगेन फ्लक्स का चेंज, करंट आएगा, करंट की वजह से ये कॉइल बार मैग्नेट बनेगा। बार मैग्नेट और कॉइल अगर एक दूसरे से अवे जा रहे हो तो फेसिंग साइड पर अपोजिट पोल बनते हैं। दिस मींस दैट यहां पर बनेगा साउथ पोल। और अगर हमारी रेफरेंस साइड पर बन जाए साउथ पोल तो फैंटम बार मैग्नेट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो निकल आती है क्लॉकवाइज। तो इस सूरत में करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इस सूरत में करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। क्या यहां पर स्लोली या फास्टली मूव करने से भी फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली अगर आप इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन देखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप इसमें फास्ट मोशन लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये टाइम का फैक्टर कम होगा, तो करंट की वैल्यूज क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो इसमें करंट की वैल्यूज होगी ज्यादा। अगर आप इसे स्लो मूव करवा रहे हैं तो ये टाइम ज्यादा लगेगा, अगर टाइम ज्यादा लगा तो करंट की वैल्यूज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन पढ़ रहा हूं,
In first case, high value anti-clockwise direction. In second case, low value clockwise direction. जी next question है 101. The magnetic flux linked with the coil is changed from 1 Weber to 0.1 Weber in 0.01 second. The induced EMF is, हमारे पास induced EMF की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक ये डेल फाई बाय डेल टी के बराबर निकलेगी. चेंज कितना आया 1 से 0.1 वेबर, तो मैंने इनका डिफरेंस ले लिया. कहा जा सकता था फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यूज ली जाए, तो ठीक है वो वैल्यूज भी ली जा सकती थी. आंसर सिर्फ नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव का साइन सिर्फ ये बता रहा होगा कि यहां पर जो फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है. तो 1 माइनस 0.1 किसके बराबर होंगे 0.9 के. टाइम कितना था 0.01 सेकेंड. 0.01 सेकेंड को लिखा जा सकता है 10 रेज़ की पावर -2. दिस मीन्स दैट हमारे पास आंसर किसके बराबर आ गया, ये 9 इंटू 10 रेज़ की पावर -1 हो गया. 0.9 था ना, और ये 10 रेज़ की पावर -2 ऊपर जाकर 10 रेज़ की पावर +2 हो जाएगा. दैट्स व्हाई 9 10 रेज़ की पावर +1 आ गया और आप इसे 90 वोल्ट लिखेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन निकल आई डेल्टा. 102 क्वेश्चन है जी. लेंज़ेस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. बुकिश इंफॉर्मेशन है और ये मोर देन वन टाइम एंट्री टेस्ट के एक क्वेश्चन भी आ चुका. तो दैट्स व्हाई ये बात याद रखिएगा. लेंज़ेस लॉ किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. तो दैट्स व्हाई दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. करेक्ट ऑप्शन हो गई डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 103. इफ YDSE अरेंजमेंट इज शिफ्टेड इन वाटर, then the first maxima will be formed at, आगे खाली जगह फिल करनी है आपने, एंगल एज कंपेयर टू वन फॉर्म्ड इन एयर. तो YDSE का जो आपका सारा एक्सपेरिमेंट का अपरेटस है उसे कहां शिफ्ट कर रहे हैं, एयर से वाटर में. इसका मतलब है आप रेयर से डेंसर मीडियम की साइड पर मूव कर रहे हो, और रेयर से डेंसर मीडियम की साइड पर जाते हुए वेवलेंथ क्या कर जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाती है. अब देखिएगा हमारे पास YDSE में फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था d sin थीटा इज इक्वल टू द n लैम्डा. दिस मींस दैट लैम्डा और sin थीटा में कौन सा रिलेशन आया, करेक्ट. दिस मींस दैट आप ऐसे भी तो कह सकते थे लैम्डा और थीटा में भी कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा. वेवलेंथ कम हो जाने का मतलब है जो एंगल होगा वो भी क्या बना होगा, कम बना होगा. एंगल कम बनने का मतलब है फर्स्ट मैक्सिमा अब क्या हो जाएगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा के ज्यादा करीब आती जाएगी. तो डेट से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा, दैट इज द स्मॉलर. 104 क्वेश्चन है जी. इन अ स्पेक्ट्रोमीटर experiment, monochromatic light is incident normally on a diffraction grating having 4.5 into 10 raised की power 5 lines per meter. The second order line is seen at an angle of 30 degree to the normal. What is the wavelength of the light? तो आपने wavelength of the light कैलकुलेट करनी है और हमारे पास ये diffraction grating का क्वेश्चन है. फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ जी, d sin थीटा इज इक्वल टू द n लैम्डा. वेयर ये d क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट. और ग्रेटिंग एलिमेंट को लिखा कैसे जाता है, ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला होता है 1/n, वेयर कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस. तो ये हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यूज आ गई. n क्या है, यहां पर स्मॉल n का मतलब है ऑर्डर ऑफ डाइफ्रेक्शन. अब देखिएगा लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, ये d की जगह मैंने 1/n लिख दिया, ये साइन थीटा आ गया और ये स्मॉल n इधर आकर डिवाइड हो गया. नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर की वैल्यूज आपके पास गिवन थी, आपने लिख दी. ऑर्डर ऑफ डाइफ्रेक्शन सेकंड था, साइन ऑफ 30 है. 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 9 हो जाएंगे और ये 10 की पावर 5 है, इसे आ गया. साइन ऑफ 30 क्या होता है 1/2 के. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 किसके बराबर आ गए 18 के. तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, बिकॉज ये 10 की पावर +5 ऊपर जाकर 10 की पावर -5 में कन्वर्ट हो गया. अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं, 10 की पावर -5 को लिखना है, क्या लिखा जा सकता है 100 इंटू 10 की पावर -7. तो यही किया मैंने. अब 100 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तकरीबन 5 निकल आएगा और ये 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर. इसका मतलब है आंसर निकलेगा 500 समथिंग 10 की पावर -9 मीटर. मैंने डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया ना,
तो डेट्स ये 2 डिजिट्स आएंगे यहां पर। इस वजह से ये 10⁻⁷ की जगह पर क्या लिखा गया, -9 मीटर। अब ये वैल्यूज क्या होगी, अगर आप अपनी ऑप्शंस को गौर से देख रहे हो तो हमारे पास बीटा ऑप्शन 555 नैनोमीटर, चार्ली ऑप्शन 500 नैनोमीटर, डेल्टा ऑप्शन 589 नैनोमीटर। ऑब्वियसली आंसर बीटा ही ठीक होगा। देखे ना 18, 5 और 90 होते हैं ना, अगर ये 90 होता तो ये 500 होना था। 6 के करीब भी आंसर नहीं निकलेगा, डेट से आंसर 5 और 6 के दरमियान कोई वैल्यूज निकल रही है। देखें अगर आप 100 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 5 आर 90, रिमेनिंग क्या बचा जी 10, एक डेसिमल लगेगा जो फिर 100 हो जाएगा, तो ये 5.5555 आंसर निकल रहा है। इसका मतलब है आंसर क्या निकलेगा 555 नैनोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। 105 क्वेश्चन है जी, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन विल द सेपरेशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज ऑफ अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न बी स्मॉलेस्ट। अब देखें फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू द लैम्डा एल बाय डी। कहा गया ये कब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट होगा, तो देखिएगा हमारे पास पहली ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। जो हमारे पास पहला कॉलम बना हुआ है उसमें जो ऑप्शंस दी गई हैं वो किसके बारे में है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के। और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट किससे रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल डी से। अगर आप ये कम से कम करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन का मतलब है ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, लार्जर। दूसरे हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू स्क्रीन है, और इसे हम किससे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कैपिटल एल से। डायरेक्ट रिलेशन की वजह से अगर आप इसे कम करना चाह रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, कम से कम। और तीसरी हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं वेवलेंथ ऑफ अ सोर्स से। तो वेवलेंथ ऑफ अ सोर्स और डेल्टा वाई में भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर आप ये डिक्रीज करना चाह रहे हो तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, लार्ज, स्मॉल एंड शॉर्ट। 106 क्वेश्चन है जी, द डायमेंशंस ऑफ टू वायर्स ए एंड बी आर द सेम बट देयर मटेरियल्स आर डिफरेंट। डायमेंशन सेम है, मटेरियल्स डिफरेंट हैं। देयर लोड एक्सटेंशन ग्राफ आर एज शोन। If YA and YB are the values of the Young modulus of the elasticity of A and B respectively, then आपने YA और YB के दरमियान रिलेशन बताना है। देखिए हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और उसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दें अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज लगाकर, तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास फोर्स ओवर एक्सटेंशन है। फोर्स को आप लोड भी बोलते हो। डायमेंशन सेम होने का मतलब है दोनों वायर्स का एरिया भी सेम होगा, दोनों वायर्स की लेंथ भी सेम होगी। अब देखें वाई एक्सिस पर क्या लिया गया, लोड, और एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया, एक्सटेंशन। ये तो कांस्टेंट फैक्टर है ना, इन्होंने कुछ तय नहीं करना। दैट्स से आपके पास यहां पर ये स्लोप निकला और ये स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, दिस मींस दैट स्लोप की वेरिएशन किस पर डिपेंड कर रही होगी, वाई पर। जिसे आप इलास्टिक मॉडुलस या यंग मॉडुलस कह रहे हो। और कौन सा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। एरिया और जो लेंथ ली गई वो कांस्टेंट थी, डायमेंशन सेम थी। इसका मतलब है जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉडुलस भी ज्यादा निकलेगा। तो स्लोप किसका ज्यादा है, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है वायर ए का। तो वाई ए की वैल्यूज लार्जर निकलेगी वाई बी से। तो डेट्स है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 107, a copper ring is held horizontally and a bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring. The acceleration of the falling magnet is। आपसे कहा गया कि ये एक रिंग था, हॉरिजेंटली रखा गया, ये मैग्नेट इस पर ड्रॉप कर रहे हैं। अब बताइएगा जो ड्रॉप किया गया मैग्नेट है इसका एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए। देखिए अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, ये खुद ब खुद नीचे गिरता जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलेरेशन किसके बराबर आएगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये किसके बराबर होना चाहिए, जी के। लेकिन आपको पता है जब ये किसी भी मेटेलिक रिंग पर ड्रॉप हो रहा होगा तो यहां पर लेंजेस लॉ अप्लाई होगा। लेंजेस लॉ कैसे अप्लाई होगा, बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, तो डेट्स है फ्लक्स के चेंज की वजह से ये कॉइल बी फेंटम बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा। पोलैरिटी कैसे तय होगी, अगर बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के करीब आएंगे तो फेसिंग साइड पर बनने वाले पोल सेम होंगे। इसका मतलब है इस बार मैग्नेट पर
एक ये नॉर्थ पोल भी तो फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये रिपल्शन की फोर्स लग रही है। अब एक तो इस पर लग रही थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से इसका एक्सेलेरेशन g होना चाहिए था। अगर लगने वाली फोर्स सिर्फ यही होती तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर निकलता। अब एक और फोर्स भी लग रही है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस मींस दैट अब जो एक्सेलेरेशन की वैल्यूज निकलेगी वो क्या हो जाएगी, वो लेस देन g हो जाएगी। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। बीटा ऑप्शन पढ़ देता हूं जी, लेस देन दैट ड्यू टू द ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 108 है, इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल्स आर 7 and 13 respectively. If 220 volt is applied on the primary coil, then the ratio of the primary current to the secondary current is. अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो ही दे दी जाए तो हम फिर भी करंट की रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सबको पता है IP ओवर IS किसके इक्वल निकलना चाहिए, NS ओवर NP के, और NS ओवर NP किसके बराबर होगा, VS ओवर VP के। वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में डायरेक्ट रिलेशन है, करंट और वोल्टेज में इनवर्स रिलेशन है, तो दैट्स है करंट और नंबर ऑफ टर्न्स में भी इनवर्स रिलेशन होगा। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल्स आर 7:13। मतलब यह है कि यहां पर NP की वैल्यूज है, पहले प्राइमरी टर्न्स बोले गए ना, फिर इसके साथ हमारे पास सेकेंडरी टर्न्स बोले गए, तो NP ओवर NS की वैल्यूज क्या दी गई है, 7:13। अब आपने IP ओवर IS कैलकुलेट करना था। अगर IP ओवर IS कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो अब हमें किसके बराबर आएगा आंसर, NS ओवर NP के। तो NS ओवर NP के लिए रेशियो को क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। तो पहले रेशियो क्या थी, 7:13 किसकी, NP ओवर NS की। तो NS ओवर NP क्या निकल आएगा, डेट इज द 13:7। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, डेट इज द डेल्टा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंटेशन देते हैं और आप सबको पता है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, वेबर, तो इसके यूनिट्स वेबर होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 110, इफ द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट in the young double slit experiment becomes quadruple, the fringe spacing will becomes, देखें डेल्टा y किसके इक्वल है, लैम्डा L बाय डी के। इसका मतलब है डेल्टा y और d के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। d क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, इनवर्स रिलेशन है जी। अगर ये 4 गुना कर दिया जाए, 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाना चाहिए, ये 1/4 हो जाना चाहिए ना, इनवर्स रिलेशन की वजह से, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 111, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज फर्स्ट मैक्सिमा क्लोजर टू द सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा क्लोजर टू द सेंट्रल मैक्सिमा, तो ऑब्वियसली एक्चुअली तो एंगल की बात की जा रही है ना, जिसका एंगल, जिस कलर के लिए एंगल स्मॉलर बनेगा उस कलर का फर्स्ट मैक्सिमा ऑब्वियसली क्या होगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा के ज्यादा करीब होगा। इफ ऑल द कलर्स आर यूज इन द सेम YDSE अरेंजमेंट 1 by 1, सेम YDSE अरेंजमेंट के मुताबिक हम ये कहना चाह रहे हैं बाकी सारे फैक्टर सेम लिए गए, सिर्फ हमने यहां पर कलर के अकॉर्डिंगली, वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली एंगल की फॉर्मेशन चेक करनी है। देखिए YDSE के लिए फॉर्मूला क्या लिखा हमने, d sin थीटा इज इक्वल टू द n लैम्डा। तो हमारे पास लैम्डा और साइन थीटा में कौन सा रिलेशन आ गया, डायरेक्ट। इसका मतलब है लैम्डा और थीटा में भी डायरेक्ट रिलेशन ही निकलेगा। तो कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा के ज्यादा करीब चला जाएगा, जिसका ये एंगल कम से कम बन रहा होगा। एंगल कम से कम बनने का मतलब है उसकी वेवलेंथ कम से कम होगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की। लेकिन जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली देखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी गिवन है। हमारे पास ऑप्शन अल्फा है रेड, ऑप्शन बीटा है ग्रीन। पहली ऑप्शन रेड है, दूसरी ग्रीन है, ऑप्शन चार्ली है ब्लू और ऑप्शन डेल्टा है ऑरेंज। इन 4 ऑप्शन में से स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी निकल रही है, ब्लू की। तो डेट्स है ये हमारे पास ब्लू से बनने वाला जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो क्लोजेस्ट होगा सेंट्रल मैक्सिमा से इन बाकी 3 कलर्स की निस्बत। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई चार्ली। 112 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक वन। आपके पास 4 डिफरेंट मटेरियल दे दिए गए, रबर, स्पंज, वुड एंड स्टील। देखिए हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज क्या होती है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर आप इस फार्मूला को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फार्मूला लिखा गया,
अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा। देखिए पैरामीटर सेम करते हैं ना, तमाम के तमाम मटेरियल्स में लेंथ सेम ले लेते हैं, उनका एरिया भी सेम ले लेते हैं, सेम फोर्स से उसे एक्सटेंड करते हैं। तो आप देखिएगा आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक्सटेंशन और यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस में इनवर्स रिलेशन है। ऑब्वियसली स्पंज, रबर, वुड और स्टील तमाम में सेम एक्सटेंशन नहीं आ सकती। जिसमें एक्सटेंशन कम से कम आ रही होगी उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो ज्यादा इलास्टिक होगा। तो सबसे कम एक्सटेंशन किस में आएगी, स्टील में। तो डेट्स से सबसे मोर इलास्टिक कौन सा मटेरियल हो गया, गुड, स्टील। तो डेट्स से करेक्ट ऑप्शन हो गई डेल्टा। 113 क्वेश्चन है जी, द शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। आपने सिंपल फॉर्मूला देखना है कि शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए हम G का लेटर लिखते हैं, डेट इज इक्वल टू द F/A। ये तो स्ट्रेस है और इसकी स्ट्रेन को हम टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा, अगर आप बहुत स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा ले लें तो टेंजेंट थीटा और थीटा आपस में बराबर निकलते हैं। तो डेट से ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई थीटा। 114 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाए। ये स्ट्रेस लिया y एक्सिस पर, स्ट्रेन x एक्सिस पर लिया, ये ग्राफ बन गया। पहला पैरामीटर जहां पर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक हो रही थी उसे हम सिग्मा p बोलते हैं। जहां से इलास्टिसिटी खत्म हो रही है उसे हम सिग्मा e बोलते हैं। जहां पर प्लास्टिसिटी का रीजन खत्म हो रहा है, यहां से प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो चुकी, उसे हम यूटीएस बोलते हैं। और फिर उसके बाद फ्रैक्चर्ड रीजन आ गया। यूटीएस क्लियर हो गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को देखिएगा। द स्ट्रेस एट विच द मटीरियल बिकम्स डक्टाइल, तो गलत हो गई। द स्ट्रेस एट विच द मटीरियल्स डिफॉर्म प्लास्टिकली, तो प्लास्टिकली तो यहां से डिफॉर्म होना शुरू हो गया ना, ये भी गलत हो गई ऑप्शन। द स्ट्रेस एट विच द मटीरियल रीचेज इट्स इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट पर वो अपनी इलास्टिक लिमिट पर पहुंचा है, तो ये भी गलत हो गया। द मटीरियल आफ्टर विच द मटीरियल ब्रेक, तो ऑब्वियसली ऐसा ही है, ये वो पॉइंट है जिसके बाद फर्दर एक्सीड करने से जो मटेरियल होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो डेट्स से करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 115 क्वेश्चन, द साइनोसॉइडल एसी करंट इन अ सर्किट इज, वैल्यूज दी गई, इक्वेशन गिवन है हमारे पास। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इज, आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट कैलकुलेट करनी है। देखें ये एक्सप्रेशन दिया गया करंट का, इसको कंपेयर कर लीजिएगा जनरल इक्वेशन के साथ। अब अगर हम इसे जनरल इक्वेशन ऑफ द एसी करंट से कंपेयर करते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास पी करंट की वैल्यूज निकल आई, डेट इज 50 एम्पियर। कैलकुलेट क्या करना चाह रहे थे, आरएमएस वैल्यूज। आरएमएस करंट किसके बराबर होगा, आई नॉट डिवाइडेड बाय 2√। आई नॉट की वैल्यूज आपको गिवन है 50 डिवाइडेड बाय 2√। अगर तो ये ऑप्शन होती तो हम इसे क्लिक कर जाते। अब देखिए 50 को लिखा जा सकता है 25 मल्टीप्लाई बाय 2, बात तो एक ही है ना। देखिए 2 को लिखा जा सकता है 2√, मल्टीप्लाई बाय 2√। देखिए 2√, मल्टीप्लाई बाय 2√। 2√, का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 2 ही है। और डिवाइड भी कर रहे थे 2√, से, तो ये इससे एक से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है आई आरएमएस की वैल्यूज क्या निकलेगी, 25 इंटू 2√। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी हमारे पास 115 क्वेश्चन में, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। होपफुली आपको तमाम बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।